यस, वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 11। सिलेक्शन बेच का आपका लेक्चर नंबर 11 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, जबरदस्त क्लास होने वाली है। बस सबसे अहम सवाल ये होगा कि आज हम जो कॉन्सेप्ट और फिर जो न्यूमेरिकल करेंगे वो आप किस लेवल पे समझते हो, उनकी डेप्थ कितनी है, वो किस लेवल पे आप समझते हो। तो आज की क्लास सिलेक्शन बेच क्लास लेक्चर नंबर 11 और आपका वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 4। अगर आपने पहले के कोई भी पार्ट मिस किया है तो आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करें सिलेक्शन बेच बाय आरएस सर, तुरंत मिल जाएगा। सिलेक्शन बेच प्लेलिस्ट, तो पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, सारे वीडियोस डाल सकते हैं आप। सिलेक्शन बेच 2020, वन डायमेंशनल मोशन, सिलेक्शन बेच 2020, आपका अगर अपन बात स्केलर वेक्टर, जो भी टॉपिक आपको सर्च करना है वो जाके देख सकते हैं। आज की क्लास पार्ट नंबर 4 वन डायमेंशनल मोशन। जो बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, पहला काम क्लास को लाइक कर दें और अगर हो सके तो एक बार शेयर जरूर कर दें क्लास को अपने दोस्तों के पास। फिर हम स्टार्ट करेंगे। आज के कॉन्सेप्ट भी हमेशा की तरह सुपर होने वाले हैं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, रेडी स्टार्ट। जय हिंद बेटा, जय हिंद। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद जरूर से लिखते हैं। उसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन। एक वे में गति, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत कुछ सीखेंगे। अब आप कहोगे सर वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं और ये आपने 2D मोशन लगा दिया इधर। अभी बात करेंगे आगे अपन इसके बारे में, जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा तब। ठीक है, तो सबसे पहले कल वाली जो क्लास यानी सिलेक्शन बेस 2020 में वन डायमेंशनल मोशन पार्ट 3, उससे आगे का पार्ट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं और वो रहेगा इसका पार्ट 4। ठीक है बेटा, यस। जय हिंद बेटा, यस यस। तो उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन के प्रकार क्या क्या होने वाले हैं। और उसी में सबसे पहला एक्सेलरेशन आपके स्क्रीन पर है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस जब भी आए, तात्क्षणिक एक्सेलरेशन जब भी आए, एक चीज दिमाग में आ जाए, किसी एक पर्टिकुलर क्षण पे एक छोटा सा टाइम इंटरवल है, उस क्षण पे जो एक्सेलरेशन होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। और इसीलिए इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लगाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है। तो एक बार इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन बैच में आपको वो चीज पढ़ाई जाएगी कि सवाल किसी भी डेप्थ से आपको पूछ ले, आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होगा, ऊपर से आपको नहीं बताया जाएगा। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले तात्क्षणिक त्वरण, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? किसी भी क्षण पर किसी समय त्वरण का तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। किसी भी क्षण, एक क्षण पे जो एक्सेलरेशन है उसी का जो मान है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी की बात करें तो किसी क्षण पे, किसी समय पे जो वेलोसिटी का रीडिंग हम देखते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। सेम प्रोसेस है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, त्वरण बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो जो उस समय आपने जब उसको नोटिस किया, आपने देखा क्या रीडिंग उसमें आ रही है, वो उसका उस समय का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। और इसी पर्पस से तात्क्षणिक त्वरण को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने यहां पे लिखा है लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी वेक्टर बटा डेल टी। डेल वी वेक्टर क्यों लगाया है? क्योंकि ये आपका पता है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, कल हम इसके बारे में बातें कर चुके हैं। तो ये आपका अगर डेल हटा देंगे तो डी वी वेक्टर अपॉन डी टी के कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सभी का स्वागत है, सभी बच्चों को सैल्यूट है जो दिल से अपने मिशन के लिए जुड़े हैं। और जो भी सोल्जर यहाँ पे मेहनत करने के लिए आए हैं, बेटा दिल से मेहनत करिए, आपको आपका गोल जरूर मिलेगा, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने क्लियर किया। नंबर 2 पे बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन, यानी औसत त्वरण क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। सिंपल सा लॉजिक है, एवरेज निकालेंगे, क्या करना है, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है, डेल ए वी वेक्टर बराबर डेल वी वेक्टर बटा डेल टी। सर क्या फर्क है इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में? आप देखिए क्या फर्क है सर, बस फर्क इतना सा है, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यहां पे लिमिट नहीं है, यानी ये किसी क्षण पे जो वैल्यू है वो इंस्टेंटेनियस है,
एवरेज में लिमिट नहीं आएगा। डेल वी वेक्टर बटा डेल टी, यहां पे डेल वी वेक्टर है चेंज इन वेलोसिटी और डेल टी वो आपका टाइम इंटरवल है जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कल की क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी स्पीड के रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे और आपने देखा भी होगा कल वाले क्वेश्चन किस लेवल पे थे। तो आज भी अपन एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, डेल वी वेक्टर बटा डेल टी या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बटा t2 माइनस t1, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तीसरा टाइप अगर एक्सेलरेशन का हम देखते हैं तो तीसरा टाइप जो एक्सेलरेशन का है वो है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है भाई? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक समान, यानी एक्सेलरेशन तो है लेकिन वो यूनिफॉर्म है यानी एक समान है। आप यहां पे इस गाड़ी को देख रहे होंगे, ये जो गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी बोलेंगे अपनी इसको, ठीक है, स्कूटर जो है वो जो चल रहा है वो फिक्स एक दर के साथ वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ चल रहा है, यानी यहां पे जो एक्सेलरेशन है उसको कांस्टेंट रूप से बढ़ाया गया है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखा गया है। यही कहानी आपको यहां पे समझनी होगी, ये चीज आप नोट कर लेना। देखो फिक्स है और लास्ट में फिर इसको रोक दिया जाता है। हाँ, जब रोका जाएगा तब इसमें रिटार्डेशन आएगा, मंदन आएगा, वो बात अलग है, लेकिन जब मोशन हो रहा है तब की बात कर रहा हूं मैं। जब ये रुकेगा तब तो ये रिटार्डेशन, देखो अभी रुकना स्टार्ट हो गया, ये देखो रुक गया है ना, यस, फिर स्टार्ट हो गया। अब लास्ट में जब रुकेगा तो रिटार्डेशन आएगा, मंदन आएगा, वो बात अलग है। लेकिन जब ये मोशन कर रहा था उस दौरान इसकी वेलोसिटी में जो चेंज था वो कांस्टेंट था, वो नियत था। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी में जो चेंज तो हो रहा है लेकिन चेंज कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन आपका आएगा, और वो भी कौन सा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं बोल रहा हूं, मैं वेलोसिटी में चेंज को कांस्टेंट बोल रहा हूं। ध्यान देना, कहीं आप सोचोगे सर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? बात बहुत अच्छी है, लेकिन मैं वेलोसिटी में चेंज को कांस्टेंट बोल रहा हूं, जो परिवर्तन हो रहा वो नियत है। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और उसको बोल देंगे आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण। जब किसी वस्तु की गति के दौरान त्वरण की दिशा व परिमाण समान रहते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अगर दोनों कांस्टेंट है तो वह यूनिफॉर्म है, एक समान है, कांस्टेंट है आपका, ये मान के चलिए, और इसी को एक समान त्वरण कहा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी है एक्सेलरेशन की, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिधर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वही तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। कल की क्लास में बताया, कमेंट में बताना यस और नो, कल ही बताया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शन, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेंज है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो यहां पर भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर अगर मैग्नीट्यूड है देन यहां पर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यस। अब उसके बाद में देखिए आगे आए, थोड़ा सा यहां पे एक लाइन लिखी है, इसको थोड़ा नोट करना, थोड़ा समझना मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है, इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। शायद आपको राइट या रॉन्ग स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आपको घुमाए जाते हैं जबरदस्त तरीके से, जैसे आज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे, सुबह 8 AM पे जो मॉर्निंग में हमारा प्रैक्टिस क्लास हमने स्टार्ट किया सुबह 8 बजे, जिसमें फुल ऑन फायर होता है, टॉप के क्वेश्चन होते हैं, टॉप के कॉन्सेप्ट होते हैं और मिक्स होके आता है पूरा सिलेबस आपका। तो उस क्लास में भी इसी के रिगार्डिंग अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे जो राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो यहां पे देखो, यदि कोई वस्तु या कोई कण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से अगर मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है, यह कतई इसका मतलब नहीं है क्या कि वस्तु आवश्यक रूप से सीधी रेखा में गति करे। क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण से गति कर रहा है, इसका मतलब यह जरूरी नहीं है, यह कोई गारंटी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में गति कर रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन वहां पे हो रहा हो। यह चीज आपको नोट करने की जरूरत है, क्योंकि इसका रीजन मैं आपको दूंगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? इसका रीजन अगर मैं आपको दूं तो एक सिंपल सा लॉजिक है, वो रीजन यह है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो आपका फिक्स है। आप मुझे बताओ, पैराबोलिक जो मोशन होता है ये आपका मतलब जो जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक अपना आगे पढ़ेंगे 2D में, उसी की बात कर रहा हूं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये एक्सेलरेशन है? इसको मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल सकता हूं? यस। इसका डायरेक्शन फिक्स है नीचे की तरफ,
इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है जी, अगर फ्री फॉल अगर कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है तो ये उसका एग्जाम्पल आ गया। ये जो मैंने एग्जाम्पल यहां पर आपको दिया था, ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तभी यूनिफॉर्म आएगा, नहीं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जहां पे आपको पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फिक्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया है, वृत्तीय गति भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन हो सकता है बेटा, बट डायरेक्शन चेंज होगा वहां पे। यहां पे डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करना है, दोनों के दोनों चेंज नहीं होने चाहिए। यहां पे डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड हमेशा 9.8 या 10 फिक्स रहता है, तो ना मैग्नीट्यूड चेंज करना ना डायरेक्शन चेंज करना। अगर सर्कुलर मोशन लिया तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट कर दोगे, लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, वहां पे प्रॉब्लम है भैया, ठीक है। यस, अब आते आगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है जिसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं? असमान त्वरण, यानी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जिसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? असमान त्वरण। भैया किसी भी कण के लिए त्वरण की दिशा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड या परिमाण या दोनों गति के दौरान अगर परिवर्तित हो रहे हैं तो कण का त्वरण नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। सीधी सी बात है यार, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को फिक्स कर दिया था। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो या तो डायरेक्शन में चेंज कर दो, या उसके मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, या दोनों में चेंज कर दो। अगर ऐसा है तो वह एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। यस यस, देखिए बेटा यहां पे अपन एक पॉइंट मैंने नोट किया है जिसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपके स्पेशल पॉइंट में एक नोट और डाला है मैंने, क्या कि त्वरण एक सदिश राशि है, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन दिशा त्वरण की दिशा में होगी, जिस दिशा में त्वरण होगा उसी दिशा में, सॉरी जो आपका वेलोसिटी में चेंज होगा उसी दिशा में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और इसके बीमा बेटा एक्सेलरेशन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ऐसे याद रखते हैं a बराबर v बटा टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो बेटा वेलोसिटी के रिगार्डिंग आपको याद होगा एल टी माइनस 1 बटा टाइम के लिए बेटा t1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो l और ये t माइनस 2, सभी बच्चों को इसकी डायमेंशन पता होगी मेरे हिसाब से। अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ये भी एक बेसिक सवाल है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड और सेकंड इंटू हो जाएगा सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। यस, क्लियर है बेटा? ओके, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका 2 आता है, त्वरण शून्य हो, अगर त्वरण शून्य है तो वेग कांस्टेंट है अथवा गति एक समान हो रही है। एक बहुत अहम सवाल है सर, यहां से क्या सवाल बनेगा बेटा, वही नोट कर लो, राइट या रॉन्ग स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, वो नोट कर लो आप, यहीं से सवाल बनेगा। क्या भाई एक्सेलरेशन 0 है, इसका क्या मतलब समझ सकते हैं? इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, यानी वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहां पे इसने यही बताया है क्या कि अगर त्वरण 0 है इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है या आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, एक समान है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो मोशन होता है तो उसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक समान गति। अब एक समान गति में ना डायरेक्शन चेंज करना है ना आपको मैग्नीट्यूड चेंज करना है। अगर दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं तो भैया आपका जो आपका एक्सेलरेशन है वो नहीं आएगा। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक ही चीज कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में चेंज होगा, कुछ भी हो जाए, अगर सर्कुलर मोशन होगा तो वहां डायरेक्शन तो चेंज होगा। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करें, अगर ना तो डायरेक्शन चेंज करे ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे वेलोसिटी का, देन ना तो आपने वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज किया ना वेलोसिटी चेंज किया, तो भाई मतलब परिमाण चेंज किया, तो दोनों ही चेंज नहीं किए, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका 100% एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। मेरे हिसाब से यह कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यस, क्लियर है बेटा?
अगला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर आपका थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर त्वरण कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो त्वरण एक समान होगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। और यदि गति असमान है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यदि त्वरण नियत न हो तो गति व त्वरण दोनों ही असमान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब मोशन आपका यूनिफॉर्म है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नियत नहीं है, इसका मतलब आपका गति नॉन यूनिफॉर्म है। यानी एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया और आपका मोशन भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे आपका मोशन भी यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन भी आपका यूनिफॉर्म है। ये लॉजिक आपका पॉइंट नंबर थर्ड से निकल के आ रहा है। बेसिक सवाल नहीं बनेगा, लेकिन इसका राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का क्वेश्चन जरूर से बनेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आता है आपका पॉइंट नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनता है, सबको पता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ डेफिनेशन देता है फोर्स का, न्यूटन का फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देता है और सेकेंड लॉ उसका मैग्नीट्यूड देता है, और उसी मैग्नीट्यूड से हमें एक फॉर्मूला मिलता है, और वो फॉर्मूला होता है आपका F बराबर, हम लिखते हैं उसको ma। F बराबर क्या होता है बेटा, ma। अगर वहां से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो A बराबर हो जाएगा आपका F बटा m। इसी एक्सेलरेशन की बात यहां पे हो रही है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो A वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा m। ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसके रिगार्डिंग फॉर्मूला जो एक्सेलरेशन का है वो आप काम में ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर कोई बच्चा ये सोच के कि YouTube पे मॉक टेस्ट सर स्टार्ट कर दो या हम अनअकैडमी पे नहीं जाते हैं, तो भाई बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वहां पे लाइव 1500 बच्चे मॉक टेस्ट में आते हैं, 1500 बच्चे लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। सीरीज के साथ में आपका रैंकिंग आती है, वहां पे आपका पोल आता है और वहां पे हमारा टाइम बचता है। यहां पे अगर मैं 25 क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करता हूं, वहां पे काफी ज्यादा टाइम आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि यहां पे रुकने के लिए, क्लास लेने के लिए बहुत बड़ा मेहनत लगता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए, और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर लाइव आके प्रैक्टिस करोगे वो भी क्लास फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपका थिंकिंग कौन चेंज करे? जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बार उनसे पूछ को देखो कि उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होता है जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, यस। तो देखिए यहां पे एक पॉइंट है आपका डिस्कशन जिसके रिगार्डिंग मैं करने जा रहा था। ये पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 आपका क्या है, इसको समझिए जरा। जो हमने डेफिनेशन दिया है वो क्या है? हमें वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, या v वेक्टर बराबर ds वेक्टर बटा dt। हमने यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर को डिफाइन करना है तो वहां पे वेक्टर लेना पड़ेगा। इसलिए हमने डिस्टेंस नहीं लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो ये v वेक्टर बराबर ds वेक्टर बटा dt। अगर यहां पे आपको एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, देन वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, dv बटा dt। v का वैल्यू आपको पता ही है, ds बटा dt, और फाइनल रिजल्ट हमारे को ये मिल गया, d स्क्वायर s वेक्टर बटा dt स्क्वायर। d स्क्वायर आपका s बटा dt स्क्वायर। s पे फिर बोल रहा हूं कि मैंने वेक्टर लगाया है, वो वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसकी सदिश होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में d स्क्वायर s वेक्टर बटा dt स्क्वायर। क्लियर है बेटा कॉन्सेप्ट आपका? यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार सभी बच्चों का देखना चाहूंगा मैं कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, अभी आते हैं एक सवाल के साथ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए, मजा आ जाएगा। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी से सॉल्व कर ले, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट करें बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश।
वेरी गुड, जल्दी से सोल्व करें बेटा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन आपका, बहुत ही जबरदस्त। शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा क्वेश्चन आपका, किसी क्षण विस्थापन s समय t के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि s इक्वल टू 1/t स्क्वायर, s इक्वल टू 1/t स्क्वायर, देन ऑप्शन आपके सामने, कण का वेग नियत रहेगा, कण का त्वरण परिवर्तनशील है, घटते हुए क्रम में है, कण का मंदन नियत रहेगा, कण की चाल नियत रहेगी, लेकिन वेग परिवर्तनशील होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कमेंट बहुत कम हो गए, इतने कमेंट तो जब मैं आपसे पूछ नहीं रहा था तब कर रहे थे, आप उस टाइम कमेंट पे ध्यान दे रहे थे, अभी ध्यान दो कमेंट पे, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर दो, मजा आ जाएगा। जबरदस्त, शाबाश। मैक्सिमम बच्चों का राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बी ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है बेटा, शाबाश, यस। देखिए बेटा सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे आपको क्या दिया है, s इक्वल टू, यहां पे आपको s इक्वल टू दिया बेटा 1/t स्क्वायर। तो बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर -2, यस। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो ds बटा dt आपका वेलोसिटी आ जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, -2t, t की पावर -3। बेटा अवकलन करना आता है ना, कहीं ये भी तो नहीं कहीं एक्स ग्रुप एयरफोर्स नेवी एनडी की तैयारी कर रहे हैं और बोले अवकलन नहीं हो रहा हमारे से, ठीक है, यस। अब ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल देता हूं आपका dv/dt, इसका अवकलन करेंगे, ये -3 आगे आ जाएगा, -3 और -2 प्लस का 6 और t की पावर कितना हो जाएगा, -4। अब मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो, एक बार मुझे बताइए, यस और नो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिए एक बार फटाफट से, कैसे, यहां पे देखिए, क्या मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 6t की पावर 4, यस और नो? अगर ऐसे लिख सकता हूं तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर। t की पावर -4 को नीचे ले आया, 6t की पावर 4। अब आप मुझे बताइए, सबसे पहला सवाल जो आपने यहां पे क्लिक किया है, सवाल की बात कर रहा हूं, आपने कहा है कण का वेग नियत है, भाई वेलोसिटी कहां कांस्टेंट हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, त्वरण परिवर्तनशील है, यस त्वरण परिवर्तनशील है, और घटते हुए क्रम में एक्सेलरेशन है, कौन सा, रिटार्डेशन वाला, मंदन वाला। क्यों? क्योंकि टाइम टी अगर बढ़ाओगे तो भैया ए घटेगा, मतलब समझ रहे हो, रिटार्डेशन आ रहा है, तो त्वरण परिवर्तनशील है, और सबसे बड़ी बात है घटते हुए क्रम में है, ठीक है। और अगर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, कण का मंदन, मंदन कांस्टेंट है, नहीं मंदन कांस्टेंट नहीं रहेगा। देखो टी के साथ कैसे चेंज होगा तो कांस्टेंट कैसे रह जाएगा भैया, टी चेंज होगा तो ए चेंज होगा, तो कैसे कांस्टेंट रहेगा, मंदन नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। कण की चाल नियत रहेगी, भैया चाल तो कहां कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेग परिवर्तनशील है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। सभी बच्चों का क्लियर हो गया बेटा, सभी बच्चों का क्लियर हो गया, एक बार बता दे कमेंट करके, यस सर। बेटा क्लास डेली स्टार्ट होती है हमारी 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को ऑफ रहता है, ठीक है, यस। चले आगे सवाल पे, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहां पे आ गए हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में, गुरुत्व के अधीन मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, यानी गुरुत्व के अधीन अगर कोई गति हो रही है तो उसे मोशन अंडर ग्रेविटी कहा जाता है। गुरुत्व के अधीन यानी कोई फ्री फॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो वह गुरुत्व के अधीन गति कर रहा होता है, अंडर ग्रेविटी मोशन कर रहा होता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आपका दिया गया है, क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी में आपका आइडियल मोशन की बात कर रहे हैं, आदर्श गति की बात करें, तो इसको समझ लो क्या कहता है कि नियत त्वरण से किसी सरल रेखा में गति का महत्वपूर्ण उदाहरण गुरुत्वीय गति है। क्या बात कर रहे हो, यस। आइडियल मोशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी, जो कि कांस्टेंट है। नियत त्वरण से किसी सरल रेखा में वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है, आपने उसको ऊपर फेंक दिया। अगर अंडर ग्रेविटी मोशन की बात करें तो सबसे सरल उदाहरण आपका वह गुरुत्वीय गति, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें सबसे सरलतम उदाहरण है इसका,
ठीक है, और भी एग्जांपल तो और भी होंगे, लेकिन वो इजी एग्जांपल नहीं होंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन अगर अपन बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, लेकिन वो 2D में होता है, वो 1D में नहीं होता। ये 1D का एग्जांपल है, सबसे सरल एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया है। क्लियर बेटा? यस। 6 PM का प्रैक्टिस का अनअकैडमी पे टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन की 2-3 क्लास होगी, एक क्लास कल होगी, दूसरी क्लास आज होगी, ठीक है। यस, अब आता है बेटा गुरुत्वीय गति में सबसे पहला सवाल, त्वरण कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन नियत होता है, और वो एक्सेलरेशन कितना कांस्टेंट होता है ये चीज आप सभी को ऑलरेडी पहले से ही पता है। a बराबर g होता है, और g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसकी दिशा, ओहो सर अभी हमने एक डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में आपने इसकी डायरेक्शन बताई थी, उस डायग्राम में आपने इसकी डायरेक्शन बताई थी। ये देखिए यहां पे ये डायरेक्शन मैंने बता दिया है, एक बार देखिए इसको। यस, इस डायरेक्शन से पता चलेगा नीचे की तरफ, और ए वाई बराबर जी, ये माइनस का जी इसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे आप देखिए ये जो यहां पे एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है। यस, चलिए देखिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यानी जी होगा a बराबर जी 9.8, और इसकी डायरेक्शन हमेशा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी नीचे की ओर होगी, कांस्टेंट भी होगी और नीचे की तरफ इसकी दिशा होगी। दोनों चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहेगा, और उसका डायरेक्शन भी हमेशा डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यस, उसके बाद में इसका दूसरा पॉइंट है। अगर दूसरे पॉइंट पे हमें विचार करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनेंगे, जो आपके जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है या जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको अंडरस्टैंडिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट में क्वेश्चन बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर से आप चलोगे तो समझ में नहीं आएगा। कल एक बच्चा बता रहा था कि सर सारे क्वेश्चन क्या इसी टॉपिक से आएगा, एक बच्चे का कमेंट था। तो मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूं कि बेटा आपको क्या लगता है 2 फॉर्मूले लिख दूं, कह दो इन्हीं से आएगा, और अगर इनसे नहीं आता तो कह देंगे बाहर से आ गया। समझ में आया? अगर आरएस सर यूट्यूब चैनल पे आए हो और अगर सिलेक्शन मैच में आप पढ़ रहे हो, मिशन 2019 पार्ट 2 में मैंने बहुत कॉन्सेप्ट करवाए, लेकिन उस समय मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं था तो कुछ कॉन्सेप्ट स्किप किए, क्योंकि उतना बोर्ड पे लिख पाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी जो चीजें मैं आपको अपडेट करके दे रहा हूं, इसमें कोई अपडेट वर्जन नहीं होगा। ये 2019 पार्ट 2 का अपडेटेड वर्जन है, इसके बाद में कभी अपडेट नहीं होगा, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको डिटेल से ढंग से पूरा पढ़ना है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए क्या है दूसरा पॉइंट आपका, गति निर्वात में मानी जाती है, यानी अगर मोशन को वैक्यूम में माना जाए, यह मानते हुए कि विस्कस फोर्स, संयान बल, माध्यम का जो आपका उत्प्लवन बल है, जो थ्रस्ट लग रहा है मीडियम का, वो थ्रस्ट जो फोर्स है या फोर्स ऑफ थ्रस्ट है वो गति को प्रभावित नहीं करे। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम देखते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी लेते हैं, लेकिन ये मान लिया जाता है कि वो गति निर्वात में हो रही है। नहीं हो रही निर्वात में तो भी मानना पड़ेगा इन चीजों को नेगलेक्ट करने के लिए। किसको? हवा का विस्कस फोर्स है, संयान बल है हवा का, या आपका उत्प्लावन बल है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका माध्यम का लग रहा है उस पे। तो ये सारी चीजें नेगलेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि इन चीजों को अगर वहां पे डालोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और ये उसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपन मोशन की बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो उनमें इन सभी चीजों को नेगलेक्ट किया जाता है। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर 2 प्रकार की संभावनाएं बनती है, 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? उस पॉसिबिलिटी में अगर सबसे पहले पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो आ रही है भाई, कोई वस्तु अगर फ्री फॉल हो रहा है, कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रहा है, अगर फ्री फॉल नीचे हो रहा है, स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका उसको वैक्यूम में माना जाएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी है, उसमें विस्कस फोर्स आपका अपथ्रस्ट फोर्स मीडियम का वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको नगण्य मान लिया जाएगा। ठीक है बेटा? यस यस, ओके बेटा, यस। देखिए तो यहां पे देखो नीचे मैंने क्या लिखा है, पहला पॉइंट आपका, गुरुत्वीय क्षेत्र में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, यानी बॉडी फॉलिंग
फ्रीली अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल किसी ऑब्जेक्ट का हो रहा है, किसी बॉडी पार्ट का हो रहा है, तो उस कंडीशन में प्रारंभिक स्थिति को, इनिशियल कंडीशन को अगर ओरिजिन मान लिया जाए, मूल बिंदु मान लिया जाए, और गति की दिशा नीचे की तरफ मान ली जाए, यानी डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड मान लिया जाए, तो उसको धनात्मक मानते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे हमारे को कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, इनिशियल पॉइंट अगर विराम अवस्था में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है। याद रखना, न्यूमेरिकल में यहां से बहुत सारी कहानियां बनेगी अगर न्यूमेरिकल को समझना है तो। अगर वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका, अगर आपको एक्सेलरेशन के लिए बोला जाए, अगर त्वरण के लिए बोला जाए, तो त्वरण वहां पे ए जी के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। अब बात आती है डायरेक्शन की, अगर ए जी के बराबर है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्शन हमेशा त्वरण की नीचे की तरफ होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ होगी, वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपके दोनों का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। आप ध्यान देना, एक सवाल को समझना, यदि किसी वस्तु को टी टाइम में h दूरी तक गिरने के बाद v वेग अगर वो प्राप्त कर लेती है, गेन कर लेती है, यस, कोई वस्तु यहां पे t समय में h दूरी नीचे गिर जाती है, t टाइम में h दूरी गिर जाती है, t टाइम में h डिस्टेंस से गिर जाती है, और वो v वेलोसिटी को गेन कर लेती है, तो हमारे को जो मोशन के जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएंगे, उनका रियल फॉर्मेट क्या होगा, जो हमारे को न्यूमेरिकल में काम में लेने होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट है, पहला आपका इक्वेशन नंबर 1, v बराबर u प्लस एटी। अगर अपन यहां पे v बराबर u प्लस एटी की बात करें तो इसको जब चेंज करेंगे फॉर्मेट में, तो ये पहला फॉर्मेट आपका यहां पे आएगा, v बराबर gt। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा u का वैल्यू, इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल हो रहा है, वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, और जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी, इनिशियल वेलोसिटी अभी मैंने बताया है u कितना होगा, 0। अगर u 0 होगा तो इसका मतलब v बराबर gt, पहला इक्वेशन हमारा। दूसरा इक्वेशन क्या होता है बेटा, s बराबर ut प्लस 1/2at², ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगर सेकंड इक्वेशन को मॉडिफाई करना है तो ये सेकंड इक्वेशन आपका यहां पे देखिए, s बराबर 1/2gt²। क्यों? क्योंकि इसमें भी ut की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0 हो गया, सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन होता है v² बराबर u² प्लस 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन को हमने मॉडिफाई कर दिया है, v² बराबर u² की वैल्यू फिर से 0 रख दिया, तो v² बराबर 2g, s की जगह क्या रख देंगे, h, तो v² बराबर 2gh। और कई बार न्यूमेरिकल में आपको जो अंतिम एक का फॉर्मूला, हमने कई न्यूमेरिकल सॉल्व किए, ये फॉर्मूला भी आपको सॉल्व करने को मिलता है, वो फॉर्मूला यहीं से आता है, अंतिम वेग निकालते हैं, यही फॉर्मूला काम में लेके हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। क्लियर है बेटा? सर इसका डेरिवेशन, भाई मेरे डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन एयरफोर्स नेवी एनडीए में आता है क्या, नहीं आता। तो जो एयरफोर्स में भी एनडीए में नहीं आता वो यहां पे बोर्ड पे नहीं मिलेगा, जो आता है वो एक एक बाल की खाल निकालेंगे, लेकिन जो नहीं आता उन पे ऑलरेडी ये 1 डायमेंशनल मोशन का पार्ट 4 है। ठीक है, हमारे का ये जो टारगेट है, इस टारगेट में कोर्स जो आपका लेके चल रहे हैं हम, कि लगभग मान के चलिए 12 महीने में ये पूरा प्लेलिस्ट बन जाए, वो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैं इतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं जाऊंगा कि जो आपके काम की चीज नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, आपको ये फॉर्मूले डायरेक्ट याद है तो आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, डेरिवेशन यहां पे नहीं मिलेगी। हाँ, कहां पे अगर जरूरत होगी किसी टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूर मैं वहां पर डेरिवेशन कराऊंगा, यहां पे कोई यूज नहीं है तो मैंने नहीं करवाया इसका डेरिवेशन। ठीक है, यस, आगे चलते हैं। अब आता है इसका नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है जरा समझिए, कोई वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है, कोई वस्तु अगर h ऊंचाई से गिराई जाती है, यदि वस्तु t समय में प्रारंभिक स्थिति से h दूरी तक गिर जाती है, समझो इसको, ये बेटा टोटल हाइट है अपने यहां से यहां तक की, टोटल हाइट है h, और यहां से किसी वस्तु को गिराया जाता है, तो वह टाइम t में स्मॉल h ऊंचाई गिर जाती है, स्मॉल h ऊंचाई गिर जाती है, तो बेटा ये ऊंचाई कितनी बच गई, कोई बच्चा मुझे बताएगा? सर जी ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h बच गई। यस, तो मैं क्या बता रहा हूं, ये जो नई ऊंचाई, ये अगर कोई वस्तु h ऊंचाई से गिराई जाती है और यदि t समय में
प्रारंभिक स्थिति से, इनिशियल पोजीशन से वो h दूरी तक अगर गिर जाती है तो जमीन से वस्तु की ऊंचाई, वाव ग्रेट, जमीन से वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? और जमीन से वस्तु की ऊंचाई होगी आपका h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और स्मॉल h जो होगा वो होगा आपका h बराबर 1/2 GT स्क्वायर से निकाल देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल H तो आपको दिया ही था माइनस स्मॉल h वाली वैल्यू जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ना, ये फॉर्मूला हाइट वाला फॉर्मूला ये रहा, इसको लिख देंगे यहां पे h की जगह क्या लिख देंगे? h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, लेकिन वहां पे स्मॉल h आएगा, कैपिटल H नहीं आएगा। तो यहां पे देखिए ये जो स्मॉल कैपिटल H तो टोटल लंबाई है, कितना वो गिर गई, इतना गिर गई, तो इसको माइनस करो, तो माइनस को कितना करेंगे? 1/2 GT स्क्वायर, तो माइनस का 1/2 GT स्क्वायर। भाई मेरे यहां से एक जहरीला न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में बन सकता है, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे वो वस्तु है, और कुछ बुक्स में आपको मिल भी जाएगा। अगर कोई वस्तु 2 सेकंड में, इतनी हाइट है 200 मीटर है, मान लो 400 मीटर है, और 2 सेकंड में बाद में वस्तु की पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई होगी, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे होगा 2 सेकंड के बाद में। तो अगर अपने को टाइम दिया जाता है, अगर अपने पास टाइम है तो अपन यहां पे स्मॉल h निकाल लेंगे, और अगर स्मॉल h निकाल लिया तो उसको कैपिटल H में से माइनस कर देंगे, और माइनस कर देंगे तो पृथ्वी की सतह से उस वस्तु की ऊंचाई आ जाएगी। अगर आपको ये न्यूमेरिकल आपने पहले सोल्व किया है या आपको लगता है क्वेश्चन बनता है तो एक बार कमेंट सेशन में जरूर से लिख के बता दिए कि सर सवाल तो बड़ा जहरीला बनेगा। सच्ची बता रहा हूं, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे वो बॉल होगी, वह बॉडी होगी, वह ऑब्जेक्ट होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है जो यहां पर हम बताए जा रहे हैं आपको, ठीक है? यस। अब अपने एक दूसरा पॉइंट यहां पे लिया है जिसके रिगार्डिंग हम यहां पे बात करें। दूसरा पॉइंट आपका क्या है उसको जरा ध्यान से समझिएगा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझिए जरा ध्यान से। देखिए बेटा, जैसे h बराबर 1/2 GT स्क्वायर बताया, अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो भाई कॉन्सेप्ट ये था h बराबर आपका ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एक ही जगह g कर रहा हूं। अगर स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो ut 0 हो गया, तो h बराबर आपका 1/2 और ये आपका GT स्क्वायर। यस और नो बेटा? यस। अब आप मुझे बताओ g क्या है? कांस्टेंट। अगर g कांस्टेंट है तो हाइट h डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो गई? t स्क्वायर के। तो अब बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाले सवाल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल जो आपने प्रैक्टिस किए हैं वो कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा। क्या? h डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका t स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने सेकंड में तय की दूरियों का अनुपात की बात करें, पहली सेकंड में, दूसरी सेकंड में और तीसरी सेकंड में तय की दूरियों का अनुपात कितना होगा, कितनी दूरी वो गिर जाएगा, कितनी ऊंचाई वो गिर जाएगा, कितनी गहराई पे चला जाएगा, ये मान लो ऊंचाई से, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। मेरे हिसाब से ये सवाल आपका सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहा होगा, एक बच्चा पूछ रहा है बेटा डेली हमारी क्लास की टाइमिंग 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे का ऑफ रहता है आपका, डेली हमारी क्लास 11 बजे होती है, ठीक है? यस। तो ये आपका 1:4:9। अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी हाइट का फॉर्मूला और उसके पूर्णांकों के लिए जो अनुपात आपको दिया गया है वो अनुपात ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसके रिगार्डिंग हम बातें कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, शाबाश। अब किसी भी सेकंड का पूछ ले, वो किसी भी सेकंड का पूछ ले, मान लो उसने कहा पहली सेकंड, चौथी सेकंड और 5वीं सेकंड का अनुपात, तो पहले का अनुपात 1, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये शॉर्ट ट्रिक आपका बन जाएगा जो बहुत बार आपने सॉल्व किया होगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पे, और यहां पर भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं आपके। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं उसको समझिए। nवें सेकंड में नीचे गिरी गई दूरी, सर ये न्यूमेरिकल बनता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। 5वें सेकंड में कितना गिर गई, 7वें सेकंड में कितना गिर गई ऊंचाई से। ये नहीं कह रहा कि 3 सेकंड में टोटल दूरी कितनी, 5 सेकंड में टोटल दूरी कितनी, तो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर से निकाल देंगे। लेकिन केवल ये पूछे कि केवल 7वें सेकंड में कितना चला, 5वें सेकंड में कितनी गिरी वो, तीसरे सेकंड में कितनी गिरी वो, तो फिर भैया फिर यही सवाल काम में आएगा, यही कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए बेटा,
अगर nवें सेकंड में नीचे गिरी वस्तु की ऊंचाई निकालते हैं तो भैया क्या करना है, पहले n सेकंड में गिरी गई ऊंचाई और फिर उससे एक कम वाले सेकंड में गिरी गई ऊंचाई का अंतर निकाल दो, 1/2g(n²) टी की जगह, और दूसरे में 1/2g उसमें से एक कम कर लो, पहले वाले का माइनस करेंगे ना उसमें से, तभी तो उसकी वैल्यू बचेगी, तो 1/2g(n-1) का स्क्वायर। जब हमने इसको सोल्व किया तो एक राज की बात बताऊं आपको, यहां पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 1/2g(2n-1), यही है वो राज की बात। अतः पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में इत्यादि में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5, दुगना करके एक माइनस कर दो। सर जी यहां तो कुछ और ही लिखा है, नहीं बेटा आप इसको ऐसे करो, Sn बराबर ये 1/2g कांस्टेंट, इसका कोई लॉजिक नहीं है, हटाओ, अपना शॉर्ट ट्रिक, इससे भी शॉर्ट ट्रिक यही है, 2n-1 दुगना करके एक माइनस कर दो, दुगना करके एक माइनस कर दो। अब ये वस्तु गिरे तब नहीं है, ये वस्तु जब स्वतंत्र रूप से चले, घर्षण को 0 मान ले तब भी चल जाएगा। अगर विराम से स्टार्ट करे तो उसमें भी ये चीज आ जाएगा कि गाड़ी ने पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में और तीसरे सेकंड में कितनी दूरियां तय की, पहले में कितनी की, दूसरे में कितनी की, तीसरे में कितनी की। तो हमने क्या किया, एक के लिए तो आ गया 1, पहले के लिए तो 1 आ गया, दूसरे का 2 का, इसको 2 दूनी 4, 4 - 1 3, तीसरे के लिए 3 दूनी 6 - 1 5, 1 3 5। कोई भी अनुपात आपसे पूछे एग्जाम में, बड़ा जहरीला सवाल यहां से बनता है, डायरेक्ट याद रख लेंगे, nवें सेकंड में यानी nth जो आपका सेकंड है उसमें तय की अगर दूरियों के अनुपात की बात करें तो आ जाएगा आपका 1:3:5। ये सुपर ट्रिक है, एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट नैनो सेकंड में क्वेश्चन आपको बना देना है, नैनो सेकंड में क्वेश्चन आपको बना देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? यस। और मैं एक बार अहम सवाल आपसे और बात कर लेता हूं, एक बार जो आपका अहम सवाल है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। एक बार देखिए, इधर समझते हैं, यहां पे देखिए, एक बार समझते हैं, 1 सेकंड इसको, 1 सेकंड, ओके यस। देखिए बेटा समझिए एक बार, सबसे अहम सवाल, मैं आपको एक 2 चीज और बता देता हूं, कॉन्सेप्ट यहां पे हो रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं मार्केट में, बेस्ट बुक कहां पे मिलेगा, नहीं मिल रहा है बेटा कहीं पर भी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, डेली आपको प्रैक्टिस होती है, डेली लगभग 75 क्वेश्चन डेली, 70, कहां कौन सी दुनिया में जी रहे हो भैया, 75 क्वेश्चन डेली आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं, 3 क्लास डेली मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पे अगर आप सुबह 8 से 9 बजे लेते हो, 8 से 9 आपका मॉक टेस्ट होता है, फुल सिलेबस, टॉप 500, टॉपिक वाइज रिवीजन, 32 मॉक टेस्ट, लूसेंट के टॉप क्वेश्चन आपके, जहर सीरीज, सबको मिला के ये मैंने क्लास बना दी आपकी, और इसकी क्लासें होगी लगभग 40 से 45, इतने क्वेश्चन इसमें होंगे, 40 से 45। अगर 15 जुलाई को पेपर होता है तो एक कंटिन्यू सीरीज रहेगी आपकी 15 जुलाई तक, ये मान के चलो आप। उसके बाद में होती है मेरी दूसरी क्लास 350 पे, यहां पे केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनका लेवल बहुत जबरदस्त होता है, इसका लेवल मीडियम रहता है, यहां पे लेंथी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे आपको 350 पे। और तीसरी क्लास होती है मेरी 6 PM पे, जहां पे टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा हूं मैं, जो आपको मैं अभी टॉपिक करवा रहा हूं ना, इनका एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार हो जाए, क्वेश्चन तैयार हो जाए, फिर इनको मैं एक डेट डिसाइड करके आपको बता दूंगा, पहले यूनिट एंड डायमेंशन, फिर आपका स्केलर वेक्टर, और फिर हम जो भी 1D पढ़ रहे हैं इनका प्रैक्टिस। तो ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मैं वही कराऊंगा शाम को 6 बजे वाली क्लास में। तो जिन बच्चों ने फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से जाके फॉलो करो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। अरे वो काम की चीज है, बहुत ऑल इंडिया लेवल पे आने वाले टाइम में और ऑल वर्ल्ड पे राज करेगा अनअकैडमी, एजुकेशन के फील्ड में, याद रखिएगा, इतना बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनने वाला है, और आप उस तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, याद रखिए इस बात को। तो जिन बच्चों ने लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर ले, और वहां पे जाके सर्च कर ले, मेरा नाम टॉप पे मिलेगा आपको। बढ़िया है, आपका सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए कंटेंट आपका तैयार आपको मिल रहा है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी प्लस की क्लास है 350 पे आपसे मिलूंगा अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू ऑल। ठीक है, ओके भाई, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और उसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, ऊपर कोने में एयरफोर्स नेवी NDA, और फिर जाओगे तो तुरंत मेरी क्लासें आपको दिख जाएगी, और फिर बरसेगी आगे। जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं उनसे पूछ लेना, एक बार बात कर लेना किसी से, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।
ओके बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू।